press the bell icon on the YouTube app and never miss सर चाइना की इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है काफी कंट्रीज की हेल्प भी कर रही है, श्रीलंका की भी हेल्प की उन्होंने, ठीक है। और हम जो है अपनी एम्बेसी तक बेच रहे हैं और वो जो है उनकी एक तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसे देख के आपको काफी कुछ जानने को तो मिलेगा और काफी मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जब खजाने में पैसे आते हैं, हुकूमत के पास पैसे आते हैं तो जाते कहाँ पर है। और करप्शन का एक इशू तो आपने अरेज कर ही दिया है। और जैसे आपको पता है कि फंड आए थे इस बार हमें फ्लड की वजह से, तो वो हुकूमत के खजाने में गए और उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं, और जो मुस्तहिक थे लोग उन तक भी नहीं पहुंच पाए वो। नहीं देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं। आपने जल्जले के पैसे भी इस तरह खाए गए थे। आप कोविड के पैसे आए थे वजीर आजम फंड, जो कि हमारे अमीरुल मोमिनीन है, उनके वो निकल गए थे पैसे वहां से अकाउंट से, किसी को कोई पता नहीं। और उसके बाद ये तो आपका ये रवाज है। ये आप उसकी बात कर रही हैं। आपने डैम बनाने के लिए हमारे साकिब निसार साहब ने पैसे बनाए थे, वो किधर गए? तो ये कोई पहली दफा नहीं है बात। ये तो एक हमारी आदत है। ये हमारे बल्कि अब करप्शन हमारे बोन मैरो के अंदर घुस चुकी है, हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर घुस चुकी है। इस वक्त मैंने पहले भी कहा था शायद आपके कि इस वक्त तो शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता बंदा कि वो यार ये बच्ची भूखी मरेगी, ये तो शरीफ आदमी ये क्या करेगा। मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मेरे कई शरीफ लोग यार दोस्त हैं, तो लोग मुझे कहते अच्छे अच्छे रैंकिंग ऑफिसर है मेरे साथ, दूसरे दोस्त कहेंगे यार ये किस डरपोक आदमी को साथ लेके फिर रहे हो यार, ये तो बुजदिल ही बड़ा है, ये ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है। तो आपकी एज ए सोसाइटी आपने शराफत को रिजेक्ट कर दिया, आपने किरदार साजी को रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल एज ए सोसाइटी। आपके हीरो जो है, आप करप्ट लोगों को आप कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। तो फिर इसी तरह सोसाइटी जो है वो कोलैप्स करेगी जिस तरीके से आप कर रहे हैं। आप शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया आपने। तो और मैं अगले दिन किसी से एक बात कर रहा था, एज ए सोसाइटी देखें, आपको दूध का गिलास पूरे शहर लाहौर में नहीं मिल सकता खालिस। अगर देखा जाए तो आपका फ्रूट वाला भी फ्रॉडी है, आपका गोश्त बेचने वाला वो भी फ्रॉडी है, आपका मिस्त्री और मजदूर भी फ्रॉडी है। तो आप मुझे ये बताएं, आपके ऊपर वाले अफसर ईमानदार किस तरह हो जाएंगे? खान साहब ने एक आइडिया दिया था कि मैं शरीफ आऊंगा तो मैं एक ऊपर से शराफत ट्रिकल डाउन करके नीचे आएगी, वो फेल हो गया सारा सिलसिला। उन्होंने इलेक्टेबल का नाम लेकर उन्होंने सारी अपनी आइडियोलॉजी खत्म कर दी थी। इलेक्टेबल कौन थे? वो दूसरी पार्टियों के रिजेक्टेड लोग थे, सारे करप्ट लोग दूसरी पार्टियों के। खान साहब ने उनको पकड़ के अपनी पार्टी में ले लिया था, उन्होंने फिर करप्शन की। अगर आज इलेक्शन कराएं आपके तो फिर वही करप्ट लोग दोबारा वापस आ जाएंगे, गंद में से गंद निकल आएगा। अगर इलेक्शन से करप्शन रुक सकती है तो मैं कहता हूं दिन में 3-3 दफा इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन सोल्यूशन नहीं है। इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। आपका प्रॉब्लम करप्शन है, आपका प्रॉब्लम नेशनलिज्म है, आपका प्रॉब्लम शराफत है। दैट इज व्हाट यू हैव एज अ सोसाइटी। आप बिल्कुल खत्म हो रहे हैं इन चीजों के बगैर आप। सर ये बात तो बिल्कुल आपने पते की है कि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। और खजानों में पैसे आके भी नहीं आते, तो ये एक अलग बहस है। तो सर हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए हमने पड़ोसी मुल्क को ही देख लें कि इंडिया की बात कर लें तो इंडिया की आज जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट कर रही है। इवन के इस बार जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना से भी ज्यादा ग्रो की है। और चाइना में जो मामला थे वो भी हम सबको ही पता है, जो अभी भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कोविड पेंडेमिक के, और काफी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है चाइना को। और चाइना की इकोनॉमी को भी काफी जो है वो मुश्किलात का सामना है। सर चाइना की इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है काफी कंट्रीज की हेल्प भी कर रही है, श्रीलंका की भी हेल्प की उन्होंने, ठीक है। और हम जो है अपनी एम्बेसी तक बेच रहे हैं और वो जो है उनकी एक तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है। हर फील्ड में हम इंडिया को बहुत ज्यादा आगे जाते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे मामलात में हम उनका कंपटीशन कैसे करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका तो कंपैरिजन भारत के साथ बनता नहीं है। आपका कंपैरिजन तो इस वक्त बांग्लादेश से भी नहीं बनता है। आपका कंपैरिजन इस वक्त बल्कि अफगानिस्तान से भी नहीं बनता है। अफगानिस्तान के पास भी $8-9 बिलियन है फॉरेन रिजर्व में, आपके पास तो एक पैसा नहीं है इस वक्त। हम भारत की अगर हिस्ट्री को कंपेयर मैं ये करता हूँ, आज डार साहब ने अगले दिन एक गलत काम किया है। उन्होंने पेट्रोल की प्राइसें नहीं बढ़ाई है अगले दिन।
उन्होंने कहा नहीं, बल्कि कुछ उन्होंने डीजल की कीमतें नीचे कर दी। बिल्कुल मैं इसी चीज का सिनेरियो को जब मैं कंपेयर कर रहा था, 1991 में यही हालात भारत के थे। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने बड़े टफ डिसीजन लिए थे, जिसका उनको पॉलिटिकली लॉस हुआ था। आपकी जो इकॉनमी, इसको मैं कहता हूं पॉलिटिकल इकॉनमी, आप बिजली के अंदर भी पैसे डाल के तो लोगों को सस्ती बिजली दे रहे हैं, हालांकि लोगों को पास ऑन करेंगे, क्योंकि लोग तो वैसे भी आपको गालियां निकाल रहे हैं। कौन सा आप आज नून लीग इलेक्शन लड़े तो हार जाएगी इलेक्शन। आप कौन सी पॉलिटिकल इक्विटी को सेव कर रहे हैं? आपको पेट्रोल ये सस्ता करने की क्या जरूरत है? आप जितना महंगा है वो महंगा दें लोगों को। जिन्होंने गाड़ी चलानी नहीं चलाए, नहीं चलानी तो साइकिल पे जाए वो। लेकिन ये कि इस तरह सिलसिले चलते नहीं है। यही डिसीजन लिए थे नरसिम्हा राव ने और मनमोहन सिंह ने। अगर हिस्ट्री आप देखें, इंडिया के हालात आपसे ज्यादा खराब थे। 91 से पहले देखें तो उनके हालात आपसे ज्यादा खराब थे। आपके हालात, बल्कि मुझे अभी तक याद है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था उस वक्त पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लेकिन हमारे हालात, उनके हालात बेहतर होते गए। उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई, अपनी इंपोर्ट बढ़ाई, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंटें आई, और वो करप्शन वहां, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, करप्शन पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मैं जहां बैठा हूं अमेरिका, करप्शन यहां भी बहुत है, लेकिन एक हद तक होती है। अब हर चीज नहीं बेच देते अपनी और लेके भाग नहीं जाते आप। अब मैं सही यहाँ देखता हूँ बिल्कुल करप्शन होगी, लेकिन यहाँ कोई बड़े कम अमेरिकन हो गए जो 2-2 सिटीजनशिप रखते हैं। आपके रवाज है। आपके, मैंने पिछले दिन देखा कि आपके CSS किए हुए 800 पुलिस अफसर हैं जिनके बीवी बच्चियां बीवी और बच्चे डबल सिटीजन, बल्कि खुद सर्विंग कई आपके अफसर हैं जो डुअल सिटीजन। तो इस तरह की चीजें, उन्हें आपको इंपोर्टेड चीजों का इतना शौक है, कपड़े जूते इंपोर्टेड, उसके साथ साथ आपने अपने सियासी लीडर भी इंपोर्टेड बुला लिए सारे, और आप यहां से वो पढ़ के आते हैं हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से, लूटते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। भारत के अंदर आप भारत के साथ कंपैरिजन इस वक्त करना आपका बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है, आपका DNA तो शायद मिलता है, लेकिन आते हैं और दूसरी चीजें नहीं। और दूसरा, मैं एक और बात बताऊंगा, जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया भारत के अंदर, जमहूरियत का डिक्लाइन था, जिसके रिजल्ट में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स पूरी दुनिया में आई हैं, जिसमें अमेरिका के अंदर आया, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर। उसके बाद ब्रेक्सिट हो गया इंग्लैंड के अंदर। मैक्रोन फ्रांस के अंदर सबसे बड़े, यंग थी पार्टी उनकी, 2-3 साल पुरानी थी, वो जीत गए। अरब स्प्रिंग हुई उसके बाद भारत में आए हमारे मोदी साहब, नेशनलिस्ट मूवमेंट लेकर आए। और तीसरा हमारे आपके इमरान खान साहब आए, ये भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का रिजल्ट था। सारी मूवमेंटें खत्म हो चुकी हैं स्वाय ब्रेक्सिट के और मोदी साहब के। मोदी साहब की मूवमेंट वॉज वेरी सक्सेसफुल, और उसकी देख लें मिसाल, उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी दी है। वो आइडियोलॉजी, पहले हमेशा कांग्रेस या दूसरी पार्टियां मिलकर हुकूमत, मखलूत गवर्नमेंट बनाते थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी मोदी साहब की ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू इन इंडिया। तो उन्होंने ये आइडियोलॉजी बनाई कि मैंने मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, तो मुझे किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं, और उसमें वो कामयाब है। और उसके लिए बल्कि मुझे कई दफा अफसोस होता है इस बात का कि उन्होंने जब भी इलेक्शन आते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा खड़ा करना होता है, कश्मीर के खिलाफ बोलना होता है, और मुसलमानों के खिलाफ बोल के जो हिंदू वोटर हैं उनको एनर्जाइज करके वोट लेते हैं। ये भी मेरे ख्याल में जमहूरी इकदार के खिलाफ है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि कभी फ्यूचर में वो पॉलिसी रिलेटेड बातें करके वोट लें, बजाय के मजहब को और कश्मीर को और पड़ोसियों के ऊपर कीचड़ उछाल कर वोट लें। दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लेकिन उसमें वो कामयाब है, काफी हद तक वो कामयाब है, और उसमें वो नेशनलिज्म को उन्होंने मेंटेन कर रखा है। बल्कि इस वक्त मैं कहूंगा कि दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। और दूसरा, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, उनके इंस्टीट्यूशन है। कल मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया। उन्होंने मुझसे बात की, खुद वो इंजीनियर थे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अंदर इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जितने पूरे पाकिस्तान में होंगे। जिस तरह की उनके इंस्टीट्यूशन है, उनकी टक्कर का आपके पास एक भी नहीं। रबिया, मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि आपका पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है इस वक्त। चंद इंग्लिश अखबारें छपती हैं, वो भी एम्बेसियों के लिए छपती हैं। आपके लीडर अगर उनको टैक्स करना हो तो वो भी उर्दू में करते हैं। तो फिर आप तरक्की किस तरह करेंगे? बिल्कुल सर, ये तो सोचने वाली बात है और हमें इस पे गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए। इवन कि अब तो तालिबान भी पाकिस्तान को जो है 1971 का दाना दे रहे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा फिर? और हमारे पड़ोसी मुल्क को तो मतलब जब-जब 1971 का नाम आता है तो इंडिया जो है वो मतलब बड़ा
मतलब अग्रेशन में आ जाता है और बड़ा उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है। और 1971 एक प्रोमिनेंट हिस्सा है जो बार बार जो है उसको मतलब हिस्ट्री वाइज जो है वो बोला जाता है, या किसी भी महफिल में या किसी भी इवेंट में इस तरह इनका जिक्र किया जाता है जब पाकिस्तान को कोई बात कहनी हो तो। और अब अफगानिस्तान चले, इंडिया को तो समझ आता था, अब तो तालिबान भी पाकिस्तान को इस तरह की बातें करने लग गए। देखिए अब पाकिस्तान कहाँ जाता है। तो सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए, आपने टाइम निकाला। और